Hello guys, welcome back. Today we are going to discuss about the topic इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो आपका है वह चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 आप जियोग्राफी क्लास 11। तो इसके पहले हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपका क्या था? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, मींस अर्थ की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई तथा इसमें इवोल्यूशन कैसे हुए, ह्यूमन बीइंग्स कैसे आए, ये सब हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है तो जाकर आप आई बटन पर आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मींस जैसे कि हमने जाना था कि अर्थ जो है वो कब फॉर्म हुआ था, हमने बताया था कि 4.6 मिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुआ था। और वह जब फॉर्म हुआ था तो वह एक हॉट नेबुला था। हॉट नेबुला मींस बहुत गर्म था। धीरे धीरे उसमें डीगैसिंग हुए मींस जो है ऑक्सीजन फॉर्म हुआ, उसके बाद लाइफ सर्वाइव किए। तो ये सब हमने जो है पहले चैप्टर में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो आपका अर्थ है वह हमने तो जान लिया कि अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, अब इसके इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपने हाइपोथेसिस दिए हैं, मींस आपने ओवरव्यू पॉइंट दिए हैं कि मींस अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वह कैसे है। तो आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे उसका सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं। तो ओवरव्यू यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें दो सोर्सेज मिलते हैं आपके, एक डायरेक्ट सोर्स मिलेंगे और एक इनडायरेक्ट सोर्सेज मिलते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मींस जो इंफॉर्मेशन मिलते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसको मींस जो सोर्सेज हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद जो डीप में पढ़ेंगे, जैसे कि आपका अर्थ है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया गया और कितने से कितने आपका क्रस्ट है, कितने से कितने आपका मेंटल है और इसके जो डिसकंटिन्यूटी वगैरह, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसको समराइज करेंगे। समराइज मींस जैसे कि क्रस्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किए, मेंटल को कैसे डिवाइड किए, कोर को कैसे डिवाइड किए, उसके बाद हम समराइज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है आपके डायरेक्ट सोर्स को डीप में पढ़ेंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट सोर्स को भी हम डीप में पढ़ेंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट सोर्स को पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट सोर्स में भी आपके जो कैसे जो है अर्थ का इंटीरियर है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है उसको पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आपका एक टॉपिक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक कैसे आते हैं। अब हमको पता है कि अर्थक्वेक जब आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत से डिजास्टर्स होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो सॉइल्स हैं वो क्रैक्स हो जाती है, बिल्डिंग्स जो है वो गिर जाते हैं तथा बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो आज के इस चैप्टर में जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कितने ज्यादा डिजास्टर्स हुए हैं, अर्थक्वेक आते कैसे हैं तथा हम कैसे बच सकते हैं। हमारा जो लॉस होता है कि अर्थक्वेक आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा लॉस होता है, तो इसको कम करने के उपाय भी जानेंगे तथा अर्थक्वेक आते क्यों हैं, इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा कि अर्थक्वेक के वेव, जैसे कि हमको पता है कि अर्थक्वेक आता है तो उसमें वेव फॉर्मेशन होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया कि अर्थक्वेक का जो वेव होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आपका एक होता है बॉडी वेव, एक होता है सरफेस वेव, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका पी वेव। बॉडी वेव में भी सब क्लासिफिकेशन किया जाता है आपका पी वेव एंड एस वेव, तो इसके बारे में डीप से पढ़ेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट आता है आपका एस वेव, तो बॉडी वेव का ही पार्ट है पी वेव एंड एस वेव, इसके बारे में भी हम डीप में पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर, जो कि आपका एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमेशा हमेशा सभी एग्जाम्स में ये पूछे ही जाते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही हुआ। इस बार यूपीएससी में जो है एक क्वेश्चन बना था आपका पी वेव और एस वेव पे, कि आपका कौन सा जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है और कौन सा जो है आपका ट्रांसवर्स वेव है, तो इसके बारे में भी हम डीप में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शैडो जोन। तो शैडो जोन के वो डीप में पढ़ेंगे। जैसे कि शैडो जोन आपका होता है कि हमको पता है कि जो जिस साइड हमारा लाइट नहीं आ पाता है उसके पीछे साइड क्या होता है कि वो जिस साइड हमारे लाइट पड़ती है उसके पीछे साइड जहां पर लाइट नहीं आ पाता है वहां पर शैडो बन जाता है। ठीक उसी प्रकार पी वेव के शैडो जोन को भी पढ़ेंगे तथा यस वेव। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है कि हमारा जो चैप्टर है वह चैप्टर कौन सा है, हमारा चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मींस जो अर्थ के अंदर क्या है उसको पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के लिए हमको 2 सोर्सेज मिलते हैं, जो कि एक इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं और एक डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो है इनडायरेक्ट एविडेंसेस के बारे में। जो इनडायरेक्ट एविडेंसेस, जैसे कि हमको अर्थ के जो है स्ट्रक्चर को पढ़ना है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इनडायरेक्ट एविडेंसेस होते क्या हैं। तो इनडायरेक्ट एविडेंसेस आपके हो गए, जैसे कि आपको अगर जो है अर्थ के अंदर से हम स्टडी करते हैं तो वो तो डायरेक्ट एविडेंसेस हो जाएंगे कि मींस अर्थ के अंदर जाके हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो है आपके डायरेक्ट एविडेंसेस हो जाएंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम जो है अर्थ के अंदर जाकर स्टडी कर पाए, क्योंकि हमको पता है कि जब हम अर्थ के जो है
नीचे जाते हैं, इंटीरियर पार्ट में जाते हैं, तो आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और यह भी पता हमको कि आपकी जो डेंसिटी होती है वो भी आपका क्या होती है, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करता है जब हम नीचे जाते हैं। तो इस प्रकार जो है उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो डायरेक्ट सोर्सेज है वो डायरेक्ट सोर्सेज जो है वो उसको भी हम पढ़ेंगे भी जो है कि डायरेक्ट सोर्सेज के द्वारा भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं। जैसे कि जो सबसे डीपेस्ट माइल है, जो डीपेस्ट जो माइन है वो कोला है। कोला आपका कहाँ पर है, आर्कटिक ओशियन में, जो कि 12 किलोमीटर डीप है। तो इस प्रकार इनडायरेक्ट और जो डायरेक्ट दोनों सोर्सेज हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट एविडेंसेस है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए इनडायरेक्ट एविडेंसेस क्या है। जैसे कि हमको पता है कि जो अपर पार्ट है अर्थ का वो क्या है, लैंडफॉर्म है। तो लैंडफॉर्म है तो ये कैसे फॉर्म हुआ, तो इसके पहले हमने जो सेकंड चैप्टर आपका पढ़ाया था ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में, तो उसमें हमने क्या बताया था कि अर्थ जो है वो आपका अर्थ फॉर्म हुआ था 4.6 मिलियन ईयर्स एगो। तो 4.6 मिलियन ईयर्स जब पहले फॉर्म हुआ तो हमने क्या बताया था आपको कि जो यह अर्थ फॉर्म हुआ वह बहुत गर्म था। उसके बाद धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, डीगैसिंग। डीगैसिंग मींस क्या हुआ कि गैस जो है वह आपके रिलीज होने लगे। तो गैस धीरे धीरे रिलीज होने लगे। जब गैस रिलीज होने लगे उसके बाद क्या हुआ कि आपका डीगैसिंग हुआ, उसी को डीगैसिंग बोला गया। तो ये जब अर्थ से गैस जो है वो रिलीज हो रहे थे तो क्या हुआ कि वेपोराइजेशन होने लगा। तो जैसा कि हमको पता है कि कोई भी चीज हुआ मतलब हीट जब उससे रिलीज होता है तो अगर कूल रीजन से मींस टेम्परेचर में आता है तो क्या होते हैं, वेपोराइजेशन होने लगते हैं। तो वेपोराइजेशन होने लगे, उसके बाद क्या हुआ, इसका कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन हुआ उसके बाद जो है क्लाउड्स फॉर्म हुए। क्लाउड्स फॉर्म हुए उसके बाद रेनफॉल होने लगी। तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे जो है अर्थ हो वो कूल डाउन हुआ। कूल डाउन हुआ पहले चैप्टर को भी हम रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि जो ये हमको चैप्टर पढ़ना है वो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर होना चाहिए ताकि हमको कभी कोई कंफ्यूजन ना आए। तो इसके लिए जो है इस चैप्टर को डीप में पढ़ते हैं। देखिए आपका जो इस प्रकार से बारिश होने लगी, तो बारिश होने लगी, यहाँ पर क्या हुआ, अर्थ स्टार्ट हुआ ठंडा होना स्टार्ट हुआ। तो जब अर्थ ठंडा होना स्टार्ट हुआ तो इसके पहले हमने पढ़ाया था क्या कि जो ओशियंस है, ओशियंस भी कैसे फॉर्म हुए। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखा कि कितना हीट था, तो धीरे धीरे हीट जो है वो निकलने लगे, डीगैसिंग होने लगे, तो बारिश होने लगी, कंडेंसेशन होकर बारिश होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि आपका यहाँ पर जैसे कि हमको पढ़े होंगे कि बचपन में काई मींस एल्गी जो पढ़े हमने कि पानी कहीं पर रुक जाता है तो काई फॉर्म होता है। ठीक उसी प्रकार उतने समय जो है वो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नहीं था। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नहीं था तो जो ह्यूमन बीइंग है उनको सर्वाइव करने के लिए क्या होता है कि ऑक्सीजन जरूरी होता है। तो क्या हुआ कि जब एल्गी फॉर्म हुआ तो वो क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है उनको वो रिसीव करता था, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता था। उसके बाद क्या करता था, जो ऑक्सीजन था उसको रिलीज करता था। तो ऑक्सीजन को रिलीज करता था। इस प्रकार जब ऑक्सीजन आ गया एटमॉस्फेयर में उसके बाद इवोल्यूशन होने लगे। तो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं वो जीवित होने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ और हम लोग ह्यूमन बींग फॉर्म हुए। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये तो हो गया कि किस प्रकार से जो है अर्थ का ह्यूमन बींग्स फॉर्म हुए या फिर अर्थ का जो स्ट्रक्चर है हुआ वो फॉर्म हुआ। इस प्रकार जो अभी हमको देखने को मिलता है कि स्फेरिकल है, वो जियोइड के शेप में है, कुछ लोग सर्कल बोलते हैं, लेकिन ये क्या है कि आपका जो फॉर्म इसका फॉर्म है वो जियोइड शेप में है। जियोइड शेप में है, किस शेप में है, जियोइड शेप में है। हमको हमेशा याद रखना है क्योंकि अगर आप जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो अर्थ है वो आपका अगर कोई भी पूछता है कि अर्थ किस शेप में है आपको बताना है जियोइड शेप में है। तो अब इसको देखते हैं कि हम जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना चाहते हैं वो सबसे पहले आप देखते हैं इनडायरेक्ट एविडेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए जैसे कि हमको पता है कि लैंडफॉर्म है वो कैसे फॉर्म हुआ, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। एक्सोजेनिक मींस कि बाहर के कुछ फोर्सेस लगे और ये अंदर के भी कुछ फोर्सेस लगे और अपना इस प्रकार से जो लैंडफॉर्म है, जैसे कि हमको पता है कि कहीं पर क्या है हिमालय है और कहीं पर क्या है कि मींस डेप्थ है। जैसे कि हिमालय, हम माउंटेन पीक भी यहाँ पर मिलते हैं 8,848 जो आपका माउंट एवरेस्ट है जो हाईएस्ट पीक है। और मेरियाना गर्त भी यहीं पर मिलती है जो कि सबसे डीपेस्ट पार्ट है। ठीक, 11,444 मीटर। तो कैसे हम देख सकते हैं कि कितने ज्यादा वेरिएशंस है, मींस हाईएस्ट पीक भी है और डीपेस्ट पीक भी है। तो इस प्रकार के जो अभी हमको फॉर्म देखने को मिलते हैं वो एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेज की वजह से जो है देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि अर्थ का रेडियस कितना है। अर्थ का रेडियस आपका कितना है, 6,730 किलोमीटर जो है। लेकिन जो अर्थ ये जो आपका बताया जाता है कि अर्थ का रेडियस 6,730
किलोमीटर है, यह पॉसिबल नहीं है कि उसके अंदर जाकर हम जो है स्टडी कर पाएं। ठीक, तो यह एक एनालिसिस जो है एनालिटिकल बेसिस पर जो है जो फिलोसफर थे उन्होंने इसको बताया कि जो अर्थ का जो रेडियस है वह 6730 किलोमीटर है। तो अब एक आपका क्वेश्चन बनता है कि हमको तो पता चल गया कि क्या है आपका अर्थ का जो रेडियस है वह कितना है, तो रेडियस अब आपको पता चल गया, तो अब आप यहां से डायमीटर को भी निकाल सकते हैं, डायमीटर को भी निकाल सकते हैं। तो डायमीटर निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू रेडियस मीन्स 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने तो जान लिया कि मतलब रेडियस कितना होता है, लेकिन अगर वही क्वेश्चन में पूछता है कि डायमीटर कितना है तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका डायमीटर मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि जो है आपका नॉलेज ऑफ इंटीरियर बेस्ड ऑन एस्टिमेट एंड इन्फरेंस। तो जैसे कि हमने बताया कि इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मीन्स जितना आपका ये रेडियस है उतना नीचे कोई नहीं जा सकता उसको स्टडी करने के लिए। तो ये क्या है कि एस्टिमेट लगाया गया, एस्टिमेट मीन्स आपका दिमाग से मतलब उतना कैलकुलेशन करके जो है एग्जैक्ट उन्होंने रेडियस बता दिया। ठीक, जो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो मैटर का जो होता है माइनिंग करने पर क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी जो है वो भी आपके क्या होते हैं कि उसमें भी वेरिएशंस होते हैं। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया कि अगर हम नीचे जाएंगे, यह एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है आपका कि जब हम अर्थ के नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और वही क्या होता है कि अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी भी अगर हम नीचे जाते हैं तो डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब माइनिंग करते हैं तो टेम्परेचर भी जो है वो डीपनेस के साथ क्या होता है इंक्रीज करेगा, और डेंसिटी भी जो है अंदर जाते वक्त क्या करेगा इंक्रीज करेगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन भी आपका सेम नहीं होता है। जो वही जब हम देखते हैं कि ग्रेविटेशन जब वही पोल्स पर देखेंगे तो पोल्स पर हाई होते हैं, तो ये आपको पता कैसे चलेगा, आपने देखा होगा कि जब आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा थकावट होती है, वही जब आप प्लेन सरफेस पर चलते हैं, प्लेन सरफेस पर, तो आप आराम से मूव कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि ग्रेविटेशन भी जो है आपके हर्डल्स बनते हैं, मींस ग्रेविटेशन भी सेम नहीं है। ठीक, ग्रेविटेशन जो होते हैं पोल्स पर हाई होते हैं, इक्वेटर पर क्या होते हैं कम होते हैं। ठीक, तो इसके बारे में बता रहे हैं। अब आते हैं कि आपके जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं, डायरेक्ट सोर्सेज मींस क्या हुआ कि आप जो है डायरेक्ट अर्थ को कैसे जो है पता कर पाते हैं कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर में कैसे है। ठीक, तो डीप माइंस जो है, गोल्ड माइंस जो 3 to 4 किलोमीटर डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट डील कोला आर्कटिक ओशियन। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि जैसे कि हमने अभी बताया है कि बहुत से प्रोजेक्ट्स भी जो है निकाले जाते हैं जो कि आपके क्या करते हैं, वो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए जो है वो ड्रिलिंग करते हैं, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं है। और जो हाईएस्ट ड्रिलिंग हो पाया है आज तक का वह आपका है डीपेस्ट ड्रिल, जो कि कोला एक जो है प्लेस है, और वह कहां पर है, आर्कटिक ओशियन में है, जो कि 12 किलोमीटर। तो जान सकते हैं कि आपका अर्थ का रेडियस कितना है, 6730 किलोमीटर। लेकिन अभी हम ड्रिल करके मींस अगर डायरेक्ट जानने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ कहां तक पहुंच पाए, 12 किलोमीटर। तो हमको यहां पर देख सकते हैं कि जितना भी हमने बताया कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर है वह इनडायरेक्ट सोर्सेज पर है, इनडायरेक्ट सोर्सेज पर है। ठीक, तो यहां पर आपको देखे होंगे कि मीटियोर्स रीचिंग द अर्थ, मीटियोर्स के बारे में भी बताया कि मीटियोर्स आपका होता क्या, आप सबसे पहले जानते हैं कि मीटियोर्स को माना जाता है कि जिस प्रकार आपका अर्थ है ठीक उसी प्रकार इसका भी कैरेक्टर जो है वो मीटियोर्स का भी होता है। इसलिए जो मीटियोर्स धरती पर गिरते हैं तो इसी को स्टडी करके अनुमान लगाया जाता है कि सेम अर्थ पे भी ऐसे ही है। ठीक, तो इसी बारे में ये बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हम कि जो डायरेक्ट सोर्सेज है वो डायरेक्ट सोर्सेज बहुत कम जो है अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका आता है कि जैसे कि हमने ये इसको रिवाइज किया अच्छे से। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है कि जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमको देते हैं कि जो अभी हमने जो भी सोर्सेज पढ़े वो क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये इन इंफॉर्मेशन से हमको पता चला कि जो अपना देख सकते हैं कि जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है इसके सोर्सेज से हमको क्या पता चला कि आपको देखते हैं यहाँ पर देखिए ये जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इससे हमको क्या पता चलता है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया है कि रेडियस के बारे में बताता है। ठीक, कि अर्थ का रेडियस कितना है। तो रेडियस हमने अभी पहले ही बताया, रेडियस कितना है, रेडियस आपका 6370 किलोमीटर। तो यहाँ पर 6370 किलोमीटर दिया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं है क्योंकि
ये आपका क्या है, अप्रोक्सीमेशन मींस एस्टिमेशन है, ठीक। तो कहीं ये इतने देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आप दोनों को लिख सकते हैं, ठीक। और उसके बाद सेकंड इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हमने पहले ही बताया है कि कोई सेंटर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ने लगती है और डेंसिटी भी बढ़ती जाती है, ठीक। तो जो नॉलेज है इंटीरियर का अर्थ का है वो किस पे बेसिस है, एस्टिमेशन पर बेसिस है। एस्टिमेशन मींस अनुमान पर बेसिस है, ठीक। और दो टाइप के आपके सोर्सेज होते हैं इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल हैं, ठीक। एक आपका डायरेक्ट सोर्सेज होता है और एक इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज मींस क्या होता है आपका, एनालिसिस ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स हैं उनको एनालिसिस किया जाता है, वही आपका जो है इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं, ठीक। उसके बाद आप देखते हैं आपको जो अर्थ है, तो इन सोर्सेज से हमको पता चला कि अर्थ जो है वह 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट में डिवाइड जैसे कि आपका है, सबसे पहले जो होता है वह क्रस्ट है, क्रस्ट। तो क्रस्ट को देख सकते हैं, क्रस्ट जो है वह भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका होता है ओशियानिक क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट, और सेकंड आपका क्या होता है, वो होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ओशियानिक क्रस्ट है, यह क्या है, ओशियानिक क्रस्ट है। उसके बाद क्या है आपका, यह कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी होती है, थिकनेस आपकी होती है 0 से लेके 100 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस होती है। उसके बाद सेकंड जो पार्ट आता है वह आपका क्या है, मेंटल। तो मेंटल के बारे में देखते हैं, यहाँ पर मेंटल आपका कितने किलोमीटर तक होता है, यह 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल होता है। मींस यह पार्ट आपका क्या है, यह मेंटल है, और यह पार्ट क्या है आपका, यह क्रस्ट है। उसके बाद जो आते हैं वह आपके आते हैं क्या, कोर आते हैं। कोर को देख सकते हैं, कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका आउटर कोर और दूसरा होता है आपका इनर कोर। तो यह हमको पता होना चाहिए कि जो आउटर कोर है वह क्या है, यह लिक्विड है, और जो इनर कोर है वो क्या है आपका सॉलिड है। तो अब देखते हैं एक और टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है यहाँ पर, जो कि है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर होता कुछ नहीं है, बस यही है कि लिथोस्फीयर आपका होता है क्रस्ट का जो क्रस्ट है आपका और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, ठीक। तो जो आपका क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर आपका जो ये आपका क्रस्ट हो गया, क्रस्ट, और अपर पार्ट ऑफ मेंटल, अपर पार्ट ऑफ मेंटल को मिलाकर क्या बोलते हैं आपका, ये आपका लिथोस्फीयर होता है, ठीक। तो इस प्रकार हमने जो है डिवाइडेशन इसका देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पड़ता है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि इसको समराइज किया गया, समराइज करके देखते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसके बारे में समराइज करते हैं, ठीक। तो जैसे कि अर्थ है ए लेयर्ड इंटीरियर, ठीक। तो इसके बारे में हमको क्या पता चला कि जो आपका क्या है कि लेयर जो है इंटीरियर में, उसके बारे में पता चला। तो सबसे पहले क्या है, क्रस्ट है। उसके बाद क्या था कि मेंटल है, और मेंटल के बाद क्या पढ़ा हमने, कोर पढ़ा, ठीक। तो इसको समराइज करते हैं, ठीक। हमने क्रस्ट को क्या पढ़ा था, अभी हमने बताया भी था कि आपका क्या एक है ओशियानिक क्रस्ट है और एक आपका क्या है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक। तो इसको क्रस्ट को हमने देखा कि एक कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है और एक ओशियानिक पार्ट होता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका मेंटल। मेंटल को देखते हैं, मेंटल जो है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि अपर मेंटल क्या था आपका, वो सॉलिड पोर्शन था, ठीक। उसके बाद जो है लोअर पोर्शन था, लोअर पोर्शन आपका क्या था कि वो सेमी जो लिक्विड थोड़ा फॉर्म में है, ठीक। तो हमको पता है कि मतलब कोई भी हुआ तो 2 चीज का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए सॉलिड है कोई, और कोई चीज मान लीजिए लिक्विड है, ठीक। तो हमको पता है कि इसके बीच में कुछ ट्रांजिशनल जोन्स भी मिलेंगे। ट्रांजिशनल मींस जो दोनों पार्ट में जो है रिलाई करते हैं। जैसे कि आपका ये सॉलिड ही हो गया, ठीक। तो सॉलिड हो गया और ये आपका लिक्विड हो गया। तो एक ऐसा भी पार्ट होगा जहां पे सॉलिड लिक्विड दोनों होगा, उसी को आपको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल जोन बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं कोर। तो कोर के बारे में देखते हैं। कोर आपका जो आउटर कोर है, आउटर कोर यहाँ पर देख सकते हैं, आउटर कोर ये आपका क्या है, यह आपका लिक्विड है। उसके बाद इनर कोर को देखते हैं। इनर कोर आपका क्या है, इनर कोर आपका सॉलिड है। अब देखते हैं कि मतलब कितने से कितने किलोमीटर तक है यह। तो सबसे पहले देख सकते हैं जो आपका सी लेवल है, सी लेवल से 100 किलोमीटर तक आपका क्या है, वह क्रस्ट है। उसके बाद जो है ये 2900 किलोमीटर तक आपका क्या है, वह मेंटल है। तो ये हमको पता होना चाहिए, थोड़ा सा जो है डाटा है, डाटा जैसे कि 100 किलोमीटर तक देख सकते हैं कि आपका यह क्रस्ट है। उसके बाद 2900 किलोमीटर तक आपका क्या है, वह मेंटल है। उसके बाद जैसे कि और लास्ट तक जो कि आपका क्या है, रेडियस तक आपका क्या है, वह कोर है, ठीक। तो कोर को सब डिवाइडेड किया गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक। तो इस प्रकार हमने समझा, तो इस प्रकार समराइज किया कि आपका जो ये है ऊपर पार्ट का है वो क्रस्ट है, क्रस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया।
क्रस्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। सब अर्थ के जो है लेयर्स कितने हैं? 3 लेयर्स हैं। कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 पार्ट में। क्रस्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन सा? कॉन्टिनेंटल, दूसरा ओशियानिक, ठीक। उसके बाद आता है आपका मेंटल। मेंटल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में, अपर और लोअर, लेकिन इसमें एक ट्रांजिशनल जोन भी आता है, ठीक। उसके बाद कोर, कोर को कितने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में। आउटर, आउटर कौन सा था? लिक्विड। और आपका दूसरा कौन सा था? इनर, इनर क्या है? सॉलिड, ठीक। दीज लेयर्स आर सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सिस्मिक वेव, ठीक। तो ये सब लेयर्स जो है वह जो है कैसे डिवाइडेड किए गए? सिस्मिक वेव पर डिवाइडेड किए गए, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सभी चैप्टर्स आपके रिवाइज हो गए, मीन सभी कॉन्सेप्ट आपके जो है वो अच्छे से रिवाइज हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका है कि जो डायरेक्ट सोर्सेज, वो अभी हमने क्या पढ़ा? वो सिस्मिक वेव के बारे में पढ़ा। सिस्मिक वेव के बेसिस पे था। सिस्मिक वेव आपका होता क्या है उसको थोड़ा सा हम बताते हैं। देखिए, आपका जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक, ठीक, तो अर्थक्वेक आने का एक रीजन होता है। उसका रीजन क्या होता है कि सबसे पहले कि अर्थक्वेक क्या होता है? सिंपली होता है आपका रिलीज ऑफ एनर्जी। अर्थक्वेक क्या होता है? अगर आपको पूछे कोई कि अर्थक्वेक क्या होता है तो बोलिएगा रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक। तो जब एनर्जी रिलीज होती है वही अर्थक्वेक फॉर्म होता है, ठीक। तो इसमें कुछ वेव्स निकलते हैं अर्थक्वेक के द्वारा, तो वो उसी वेव को क्या बोलते हैं? सिस्मिक वेव बोलते हैं, सिस्मिक वेव। तो उसी के बारे में हमने पढ़ा था, जो अभी आपने डिवाइडेशन पढ़ा था वह सिस्मिक वेव के बेसिस पर जो है वो डिवाइडेशन था, ठीक। तो अब देखते हैं कि आपका डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में देखते हैं। तो डायरेक्ट सोर्सेज आता है आपका, डायरेक्ट सोर्सेज जैसे कि जो है ड्रिल करके उसके बारे में पढ़ना। तो इसमें आता है आपका कि सरफेस रॉक आर द रॉक्स वी गेट फ्रॉम माइनिंग एरियाज। तो जैसे कि हमने बताया कि आपके जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं वो क्या है कि डायरेक्ट मींस क्या? ड्रिलिंग करके, ठीक। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया गया इसमें कि गोल्ड माइंस जो है साउथ अफ्रीका में, उसको डीप एज मींस 3 से 4 किलोमीटर तक। साउथ अफ्रीका का लोकेशन आपका क्या है? जैसे कि अभी देखते हैं, अभी आपका ये साउथ अफ्रीका कहाँ पे है? जैसे कि ये अफ्रीका का मैप बनाता हूँ, ठीक। मैं अफ्रीका का मैप है, ठीक। तो यह आपका अफ्रीका का मैप है। और साउथ अफ्रीका कहाँ है? साउथ अफ्रीका मीन्स ये रीजन आपका हो गया, यह साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक। तो यहाँ पर एक कोस्ट भी मिलता है, जिस कोस्ट के बारे में यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था। उस कोस्ट का नाम है घाना कोस्ट, ठीक। तो यह घाना कोस्ट जो है यह फेमस ही है आपका किसके लिए? गोल्ड माइंस के लिए फेमस है, ठीक। तो उसी का एग्जांपल लेके यहाँ पर बता रहे हैं कि जो गोल्ड माइंस है साउथ अफ्रीका में वो कितने डीप तक है? 3 से 4 किलोमीटर तक ही जो डीप है, ठीक। तो यह आपका कौन सा हो गया? डायरेक्ट सोर्स हो गया इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानने के लिए, ठीक। तो लेकिन साइंटिस्ट जो है वह बहुत से जो है क्या करते हैं? प्रोजेक्ट्स लेते हैं, ठीक, जो पेनिट्रेट करते हैं। पेनिट्रेट मींस उसको क्या करते हैं? ड्रिल करते हैं डीपर डेप्थ टू एक्सप्लोर द कंडीशंस ऑफ द क्रिस्टल पोर्शन, ठीक। जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत से प्रोजेक्ट्स लेते हैं कि जो क्रस्ट है उसको जो है डीप तक स्टडी किया जाए। उसके लिए क्या करते हैं? उसको पेनिट्रेट करते हैं। पेनिट्रेट मींस क्या करते हैं? उसको जो है ड्रिल करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर दिया है आपका कि जैसे कि डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, जो आपके ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट भी किए जाते हैं। और डीपेस्ट ड्रिल जो हुआ है आपका वह कहाँ पे है? आर्कटिक ओशियन में। अभी पहले भी हमने बताया वह कितना है? 12 किलोमीटर, ठीक। और कहाँ पे? आर्कटिक ओशियन में। नाम क्या है? कोला, ठीक। तो ये हमको रिवाइज होना चाहिए और पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद जो सेकंड आता है आपका जो डायरेक्ट सोर्सेज है वो वोल्केनिक इरप्शंस है। वोल्केनिक इरप्शंस क्या होते हैं? देखिए आपके वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में बताते हैं, ठीक। वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में जैसे कि अभी हमने बताया है कि अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक के से जो है यहाँ पर क्या होती है? इसके बेसिस पे हमने क्या बताया था कि क्रस्ट और मेंटल और कोर को किस प्रकार से हमने पढ़ा था। वह आपके क्या थे? इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में थे। अब डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में देखते हैं। डायरेक्ट सोर्सेज में क्या है? वोल्केनिक इरप्शंस है। वोल्केनिक इरप्शंस होते क्या हैं? तो जैसा कि हमने देखा होगा कि अर्थ पर कभी कभी क्या होते हैं? बहुत से लावा जो है, जो यही लावा और मैग्मा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको समझते हैं कि क्या होता है आपका कि जब यही इंटीरियर पार्ट में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? मैग्मा बोलेंगे, इसको मैग्मा बोलेंगे। और यह आपको पता होना चाहिए बेसिक टर्म है कि मैग्मा और लावा में डिफरेंस क्या होता है। जब यही इंटीरियर पार्ट में रहेगा, वही जो गर्म मोल्टन फॉर्म होता है, तो उसको मैग्मा बोलेंगे। लेकिन जब वही अर्थ के सरफेस पर आ जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं, लावा, ठीक, लावा बोलते हैं, ठीक। तो ये थोड़ा सा आपका दिया है। तो ये वोल्केनिक इरप्शंस जब होते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस,
तो उसमें जो है कुछ रिलीज होता है, उसके वजह से जो है पता लगाया जाता है, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, ये आपके क्या है, वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं। ठीक, तो देखिए अब क्या लिखा है, जैसे कि एज एंड व्हेन द मोल्टेन मटेरियल, ठीक, मोल्टेन मटेरियल मींस मैग्मा, मैग्मा और वो लावा में हमने डिफरेंस बता दिया। ठीक, अब देखते हैं, इज थ्रोन ऑनटू द सरफेस मींस क्या होता है कि जो मैग्मा है वह जो सरफेस पर आते हैं तो क्या होते हैं कि ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के सरफेस पर आते हैं, ठीक, ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस बिकम्स अवेलेबल फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस। ठीक, तो ये क्या कह रहे हैं कि जैसे कि क्या होता है कि जब वोल्केनिक इरप्शंस होता है तो मैग्मा होता है लावा के फॉर्म में बाहर आता है, तो बाहर आता है तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट सोर्सेस हो गए, ठीक, कि अर्थ के अंदर से आ रहा है, तो फिर इसका स्टडी किया जाता है लेबोरेटरी में जाके, उसके बाद पता लगाया जाता है कि हाँ अर्थ का जो है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है, तो इसके बारे में ये बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका जो है आपका क्या है, इनडायरेक्ट सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में देखते हैं। ठीक, इनडायरेक्ट सोर्सेज, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि जो है डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद जो है सिस्मिक वेव के बेसिस पर क्या पढ़ लिया, जो अर्थ का क्लासिफिकेशन है जैसे कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक, इसको पढ़ लिया। अब आते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, इनडायरेक्ट सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अब इनडायरेक्ट सोर्सेज होते क्या है, तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही चैप्टर के बताया है कि इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या होते हैं, जो अर्थ के अंदर ना जाकर हम किसी जो है बाहर से स्टडी करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं। ठीक, तो इसको जो है कि क्या कहते हैं कि माइनिंग एक्टिविटी दैट क्या होता है कि वी नो दैट थ्रू द माइनिंग एक्टिविटी दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस। तो जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था वही कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि हम क्या होता है कि जब जाते हैं, जितना ही नीचे जाते हैं उसके साथ क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होने लगता है। ठीक, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स द इंटीरियर इन डीपर डेप्थ। ठीक, तो इसके साथ यह होता है। ठीक, मोर ओवर इट इज आल्सो नोन दैट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल आल्सो इंक्रीज विद डेप्थ। तो हमने बताया कि डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। नोइंग द टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ, साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। ठीक, तो इसको क्या किया है कि इसके थिकनेस के बारे में कैसे साइंटिस्ट ने जो है एस्टिमेशन किया कि टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी ऑफ मटेरियल एट डिफरेंट डेप्थ्स। ठीक, क्या इससे पता चला कि जैसे कि साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया कि स्टडी किया तो पाया कि क्या है कि यहाँ का डेंसिटी कुछ और है और यहाँ की डेंसिटी कुछ और है। ठीक, तो देखा कि यहाँ की डेंसिटी ज्यादा है यहाँ से, ठीक, और यहाँ की डेंसिटी क्या है, यहाँ की डेंसिटी जो है कम है और यहाँ की और ज्यादा है और यहाँ की और ज्यादा है। तो इससे पता चला है कि जिस तरीके से हम नीचे जा रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ते जा रही है। उसी प्रकार टेम्परेचर के बारे में भी स्टडी किया गया कि यहाँ का टेम्परेचर कम है इसके कंपैरिजन में, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर और ज्यादा है। तो इससे यह पता चला कि टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक, उसी के बारे में बता रहे हैं कि टेम्परेचर भी क्या होता है, वो जो है आपका सेम नहीं होता है, वो वेरी करता है, डिफरेंट होता है। ठीक, अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर द मीटियोर्स एट द टाइम रीच द अर्थ। ठीक, तो और एक अनदर इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या होता है आपका, वो मीटियोर होता है। तो मीटियोर के बारे में भी हमने बताया कि जो अर्थ का जो शेप होता है तथा अर्थ का जैसे स्ट्रक्चर है और जैसे इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक, आपका क्या होता है वो मीटियोर्स का भी सेम अर्थ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसलिए इसको जो है जब मीटियोर्स गिरते हैं धरती पर तो उसको क्या किया जाता है, आपका उसको सर्वेक्षण दे दिया जाता है, मीन्स उसको क्या करता है, स्टडी करते हैं साइंटिस्ट आकर, उसके बाद बताते हैं कि जो अर्थ का है वो अभी इंटीरियर पार्ट ऐसे होगा। ठीक, हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट द मटेरियल दैट बिकम अवेलेबल फॉर एनालिसिस फ्रॉम द मीटियोर्स इज not from the interior of the earth but the material and the structure observed in the meteors are similar to that of the earth। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि जो आपका मीटियोर्स होते हैं वो अर्थ से नहीं लिया जाता है बल्कि वह आते हैं लेकिन वो अर्थ के जैसे ही माना जाता है, इसलिए उसका स्टडी करके अनुमान लगाया जाता है कि हाँ अर्थ भी ऐसे ही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका देयर सॉलिड बॉडीज डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल सेम एज और सिमिलर टू आवर प्लेनेट। तो यह कह रहे हैं कि जो आपके मीटियोर्स आते हैं वो क्या होता है, सॉलिड बॉडीज होता है और आता है तो उसको जो है प्लेनेट में क्या माना जाता है कि सिमिलर है दोनों, इसलिए उसकी स्टडी करके अर्थ का अनुमान लगाया जाता है। ठीक, द अदर इनडायरेक्ट सोर्सेज इंक्लूड ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटीज। और जो अदर आपके जो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में भी हमने बताया कि अर्थक्वेक जब आते हैं
तो क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, सिस्मिक वेव रिलीज होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में भी पढ़ा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जाना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका क्या होता है, वह सेम नहीं होता है, इसके बारे में हम पहले भी बताए हैं। ठीक, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इज नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सरफेस। ठीक, तो इसके पहले जो है इंट्रोडक्शन में हमने इसीलिए जो है हमने जो चैप्टर्स हैं वो सीक्वेंस में पढ़ाए हैं। सबसे पहला जो चैप्टर्स है वो आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर इसको भी आपने नहीं समझा है तो इसलिए मैंने जब पढ़ाया था तभी बोल दिया था कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उसके बाद कॉन्टिनेंट्स। अगर आप ये सब बेसिक चीजें नहीं पढ़ते हैं तो आगे नहीं समझ में आएगी। तो अभी भी आपको मतलब लगता है कि कंफ्यूजन है तो आप जाकर जो है हमारे वीडियो में जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को चैप्टर्स को हमने पढ़ाया है उसको भी जाकर देख सकते हैं, वहां से आपका कॉन्सेप्ट और क्लैरिफाई होगा। उसके बाद इसको भी देख सकते हैं। सभी पार्ट वीडियो को एक एक पार्ट वाइज देखेंगे तो सभी चैप्टर्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो उसके बाद देखते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो अभी सेम नहीं होता है। ठीक, जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पर यह भी जो है इससे पता चलता है। इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। तो ये क्या होते हैं, ग्रेविटेशन जो होते हैं वो पोल्स पर हाई होते हैं। ठीक, ये मान लीजिए आपका अर्थ है। ठीक, तो पोल्स पर ग्रेविटेशन ज्यादा होते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं, इक्वेटर पर आपके ग्रेविटेशन कम होते हैं। ठीक, मैग्नेटिक सर्वे आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स इन द क्रस्टल पोर्शन। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं कि सेम नहीं होते हैं और यह वेरी करते हैं। मीन्स जिसका जब सर्वे किया गया कि जैसे कि लैंडफॉर्म है तो लैंडफॉर्म पर क्या हुआ कि कहीं पर मैग्नेटिक मटेरियल्स मिल रहे हैं और कहीं पर मैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इससे क्या पता चला कि मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। ठीक, जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशन भी सेम नहीं है, ग्रेविटेशन पोल्स पर ज्यादा हो रहा है और इक्वेटर पर कम हो रहा है, ठीक उसी प्रकार जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स वह भी सेम नहीं थे। उसके बाद सिस्मिक एक्टिविटी थर्ड आपका आता है। सिस्मिक एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि हमने जो है बार बार उसका एग्जांपल देकर बताया। क्या बताया कि जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। उसके क्रस्ट, मेंटल, कोर जो पढ़ा वो किस बेसिस पे पढ़ा, वह सिस्मिक वेव के बेसिस पर पढ़ा। तो सिस्मिक वेव को हमने क्या बताया था कि आपका क्या होता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक में क्या होता है, आपका एक जो है सेंटर होता है। ठीक, तो सेंटर से क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी। रिलीज ऑफ एनर्जी क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक, रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि इसमें वेव रिलीज होते हैं। ठीक, किसी को क्या बोला जाता है, सिस्मिक वेव बोला जाता है, सिस्मिक वेव बोला जाता है। ठीक, ये हमको पता होना चाहिए बार बार क्योंकि ये आएंगे कि सिस्मिक वेव के से जो है क्लासिफिकेशन किया गया अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक, तो सिस्मिक वेव आपका यही होता है कि जैसे कि आपका जब अर्थक्वेक आता है तो एक सेंटर होता है उसका, वहां से कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीव होती है तो एक वेव में फॉर्म में रिलीज होती है। ठीक, उसी को बोलते हैं सिस्मिक वेव। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक अभी हमने इसके बारे में जो है पढ़ाया, लेकिन अर्थक्वेक के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कितने जो है डिजास्टर्स होते हैं। देखते हैं कि मतलब जो अर्थक्वेक आते हैं वहाँ पर देख सकते हैं कि जो लैंडफॉर्म्स हैं उसमें भी क्रैक्स हो जाते हैं तथा बहुत से ह्यूमंस जो है उनका भी डिजास्टर्स होता है। कई लोगों के घर जो है वो समाप्त हो जाते हैं, फैमिली जो है वो बिछड़ जाती है। ठीक, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। अर्थक्वेक का जो है इम्पैक्ट जो पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। तो इसलिए जो है अर्थक्वेक को अच्छे से पढ़ते हैं ताकि जो समय आगे आने वाली चुनौतियां हैं उनको जो है फेस किया जा सके। तो इसके पढ़ने के लिए हमको पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक का इम्पैक्ट कैसे होता है। अब देखते हैं कि अर्थक्वेक आता कैसे है। ठीक, इसके बाद पहले देखते हैं ठीक अर्थक्वेक को। ठीक, एन अर्थक्वेक इज, ठीक, अब देखिए अर्थक्वेक को पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक, अर्थक्वेक, एन अर्थक्वेक इज सिंपल वर्ड्स इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। ठीक, तो ये बता रहे हैं कि आपका अर्थक्वेक क्या होता है कि हमको अर्थक्वेक कब अनुभव होता है। ठीक, तो जैसा कि हमको पता है कि अर्थ है जब शेक करता है तो उसी को हम कहते हैं कि अर्थक्वेक होता है। ठीक, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता है ये देखिए, आपको हैंड प्रैक्टिस होना चाहिए कि जैसे कि देखिए जो आपको माइंड में होना चाहिए अर्थक्वेक। आप जो है आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। हमको जो सिंपल से लोग कहते हैं कि जब अर्थक्वेक कब हुआ कि मतलब कुछ अर्थ शेक कर रहा है तो इसको क्या बोल देते हैं कि अर्थक्वेक है। लेकिन जो जियोग्राफी पढ़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि क्या है आपका उतने समय होता क्या है। ठीक, आपको बोलते हैं ये एक सेंटर होता है। ठीक, जहाँ से एनर्जी वो है रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर। ठीक, तो हाइपोसेंटर पर क्या होता है आपका एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ
एनर्जी, ठीक, रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, ठीक। उसके बाद अभी हम आगे पढ़ेंगे भी कि ये जब रिलीज ऑफ एनर्जी होता है तो इसमें कुछ वेव्स निकलते हैं, सिस्मिक वेव निकलते हैं, और जब यही जो है इससे सरफेस टकरा जाती हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, यस वेव बोलते हैं, यस वेव, ठीक। तो अभी इसके बारे में डीप से पढ़ेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है अर्थक्वेक आने का, इसको हमको पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद इट इज काज ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, तो जैसे कि हमने बताया कि यह क्यों होता है अर्थक्वेक, वह रिलीज ऑफ एनर्जी के कारण होता है। और जो है ये क्या होता है कि जब रिलीज होती है एनर्जी तो ये सभी डायरेक्शन में क्या करते हैं, ट्रेवल्स करते हैं, ठीक। तो जिसकी वजह से अर्थ क्या होता है, शेक करता है, ठीक, विच जनरेट्स वेव दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, ठीक। तो अर्थक्वेक क्यों आते हैं, क्योंकि जब यह एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है तो सभी डायरेक्शंस में क्या हो रही है, मूव हो रही है, सभी डायरेक्शंस में मूव हो रही है, इससे क्या हो रहा है, अर्थ जो है शेक कर रहा है और अर्थक्वेक आ रहे हैं, ये कह रहे हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका व्हाई डज द अर्थ शेक, अर्थ जो है वो शेक क्यों करता है, तो इसके बारे में हमने बताया रॉक्स अलोंग ए फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस, तो क्या होता है कि हमको कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट जो है हमने पहले भी पढ़ा है और आगे भी पढ़ाएंगे, ठीक। तो ये इसमें क्या होता है कि हमको पता है कि जो टेक्टोनिक्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, उनका मूवमेंट्स होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि सबडक्शन होता है, सबडक्शन होता है, सबडक्शन, ठीक। और कभी कभी क्या होता है कि डाइवर्जन होता है, डाइवर्जन, ठीक। तो सबडक्शन और डाइवर्जेंट दोनों जो है हम पढ़ेंगे वो प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे, ठीक। तो यह भी एक कारण होता है आपका किस लिए, अर्थक्वेक आने का, ठीक। तो अर्थक्वेक आने का कारण एक आपका यह भी हो जाएगा कि क्या आपका जो वो फॉल्ट्स होते हैं, फॉल्ट्स भी होते हैं, उसके बाद जो अपोजिट डायरेक्शंस में प्लेट क्या करती हैं, मूव करती हैं, इसके कारण भी आता है, ठीक। तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में या फिर आगे जो भी चैप्टर्स पढ़ता है उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि सबडक्शन क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि आपका ये आपका क्या करते हैं, डाइवर्जेंट होते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री, तो ये प्लेट टेक्टोनिक से आप डीप से पढ़ेंगे, लेकिन ये इसलिए यहाँ पे जान रहे हैं क्योंकि यह एक कारण होता है अर्थक्वेक आने का। उसका नेक्स्ट आता है आपका एज द ओवरलाइंग रॉक्स स्ट्रेटा प्रेस देम द फ्रिक्शन लॉक्स देम टुगेदर, ठीक। क्या होता है कि जो ओवरलाइंग रॉक स्ट्रेटा होता है, रॉक स्ट्रेटा मीन्स जो आपके मलबे होते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, प्रेस करते हैं और फ्रिक्शन लॉक्स देम टुगेदर, ठीक, और उसको लॉक कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हाउ एयर देयर टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ओवरकम द फ्रिक्शन, और क्या होता है कि जैसे कि मलबा जब नीचे आता है वोल्केनो के ही कारण, तो कभी कभी हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है मैग्मा आ रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, एक जो है उनका स्ट्रेटा बन जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि वो जो है स्लिप करता है, मीन्स फ्रिक्शंस होते हैं उसमें, तब भी जो है शेक करता है, तो उससे भी अर्थक्वेक आते हैं। उसके बाद थर्ड आपका दिया है क्या कि इसमें क्या होता है कि द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, ये फोकस बोलते हैं, ये कह रहे हैं। अल्टरनेटिव इट इज आल्सो कॉल्ड हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर को भी हमने बताया कि इसको क्या क्या बोलते हैं, इसका दो नाम है, एक आपका क्या है कि ये आपका क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, और एक इसका नाम क्या है, हाइपोसेंटर। ये है द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, इट इज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स, ठीक। तो अभी हमने क्या बताया कि आपका जब अर्थक्वेक आता है तो इसमें क्या होता है कि रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, और कहाँ से होती है, सेंटर से होती है, सेंटर को और क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर बोलते हैं, हाइपोसेंटर बोलते हैं। अब देखते हैं कि मतलब क्या है कि जो पॉइंट होता है नियरेस्ट पर उसको क्या बोलते हैं, एपीसेंटर को। तो अभी हमने क्या बताया कि जब यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस, 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 या फिर क्या बोलेंगे, हाइपोसेंटर, ठीक। तो अब देखते हैं तो क्या होता है कि जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो वहां पर सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है, ठीक। तो फोकस के सबसे ऊपर मींस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, इसके बारे में बता रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एपीसेंटर, एपीसेंटर, एपीसेंटर। तो कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एपीसेंटर, एपीसेंटर। तो आपको डायरेक्ट बोलना है कि नियरेस्ट पॉइंट बिटवीन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड फोकस, दैट इज कॉल्ड एपीसेंटर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर जो डिजास्टर्स होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक। अब उसको हमने बताया भी है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अर्थक्वेक वेव क्या होता है, ठीक। अर्थक्वेक वेव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अर्थक्वेक वेव, ठीक। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर, ठीक। तो अभी हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। लिथोस्फीयर आपका क्या था, जो सॉलिड पोर्शन से हैं, ठीक, क्रस्ट और अपर पार्ट मेंटल के, उसको लिथोस्फीयर बोला गया, ठीक। तो जो नेचुरल अर्थक्वेक आते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो लिथोस्फीयर में ही होते हैं, ठीक। और इसको मेजर कैसे किया जाता है, एक सिस्मोग्राफ आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या करता है, वेव को रीचिंग द सरफेस, जो सरफेस पर रीच करता है उसको जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है सिस्मोग्राफ, उसके द्वारा मेजर किया जाता है, ठीक।
आप बेसिकली आप टू टाइप, जो अर्थक्वेक होता है वह दो टाइप का होता है, ऊपर भी बताया हमने और अभी भी बता रहे हैं। ये क्या होता है, बॉडी वेव और सरफेस वेव, ठीक। इसको आप समझते हैं बॉडी वेव और सरफेस वेव होता क्या है, ठीक। जब यहाँ पर रिलीज ऑफ एनर्जी होती है तो ये क्या होता है कि ये एनर्जी जो है वो मूव करती है, एनर्जी मूव करती है। तो जब तक ये अंदर मूव करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, बॉडी वेव। मींस जब तक जो एनर्जी है आपकी वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ मूव करती है तो उसी को बोलते हैं बॉडी वेव। लेकिन मतलब ये क्या होता है, जब यह आपका वेव जब सरफेस पर पहुंच जाता है तो इसी को बोलते हैं सरफेस वेव, सरफेस वेव, ठीक। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसी को आप बोल देंगे सरफेस वेव, ये कह रहे हैं, ठीक। बॉडी वेव आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक। बॉडी वेव क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी के कारण होता है। द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, ठीक। और ये अर्थ के जो है सभी डायरेक्शंस में क्या होते हैं, रिलीज होके क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। द बॉडी वेव इंटरेक्ट विद द सरफेस ऑफ द जनरेटेड न्यू स्टेट टू द वेव कॉल द सरफेस वेव। तो हमने क्या कहा कि जब बॉडी वेव आपका क्या होता है, सरफेस पर पहुंच जाकर टकरा जाती है तो इसी को कहते हैं सरफेस वेव, ठीक। दीज वेव्स मूव अलोंग द सरफेस, और ये क्या करती हैं, सरफेस पर ऐसे ऐसे मूव करने लगती हैं, सरफेस पर मूव करने लगती हैं ऐसे, ठीक। तो यही कह रहे हैं कि क्या करते हैं, अलोंग द सरफेस ये मूव करने लगते हैं, ठीक। बॉडी वेव आर टू टाइप्स, पी वेव एंड एस वेव। और फिर जो है बॉडी वेव, अभी हमने क्या पढ़ा कि अर्थक्वेक को जो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव, ठीक। अब अभी इसको क्या करेंगे कि फर्दर क्लासिफाई किया जाता है बॉडी वेव को, पी वेव और जो है यस वेव, दो प्रकार में इसको देखते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट आपका आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका क्या है कि अर्थक्वेक का वेव होता है उसको जो है दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो अर्थक्वेक है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक बॉडी वेव होता है और एक सरफेस वेव। तो जब आपका रिलीज ऑफ एनर्जी होती है फोकस से, तो ये जब अंदर ट्रेवल करता है इसको बोलते हैं बॉडी वेव और सभी डायरेक्शन में मूव करता है। ये जब सरफेस पर पहुंच जाता है तो इसी को बोलते हैं सरफेस वेव, ठीक, सरफेस वेव, ठीक। तो अब बॉडी वेव को फिर जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है आपका पी वेव और एक होता है यस वेव, ठीक। तो अब इसको जो है डीप से पढ़ते हैं, पी वेव क्या होता है और यस वेव क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं पी वेव। पी वेव आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन भी पूछे थे, इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो पी वेव और एस वेव जो है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप पढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंटल थोड़ा इशू है, देखते हैं। पी वेव और एस वेव दोनों के बारे में देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं पी वेव। पी वेव, पी वेव क्या होता है कि दीज वेव जो होते हैं ये सबसे फास्ट मूव करते हैं और ये क्या करते हैं कि जो सरफेस पर सबसे पहले आते हैं, ठीक। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी वेव भी बोला जाता है, प्राइमरी वेव भी बोला जाता है। पी वेव को और क्या बोला जाता है, प्राइमरी वेव बोला जाता है। उसके बाद दीज आर सिमिलर टू साउंड वेव, ठीक। और जो आपके पी वेव होते हैं वो साउंड वेव के सिमिलर होते हैं, साउंड वेव के सिमिलर होते हैं। एंड ट्रेवल थ्रू गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स एज साउंड, ठीक। और ये क्या होता है कि आपका जो ये साउंड वेव के सिमिलर होते हैं और क्या करते हैं, ये तीनों पार्ट में आपके, जैसे कि सॉलिड हुआ या फिर लिक्विड हुआ या फिर गैस हुआ, तो तीनों पार्ट में ये जो है ये ट्रेवल करते हैं। उसके बाद जो पी वेव होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। मीन्स क्या होता है कि जो आपका पी वेव है वो जो है वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, और ये आपके जो है पैरेलल जो है डायरेक्शन ऑफ द वेव क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पी वेव क्या होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे यस वेव को जानेंगे तथा जो है इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी आपके बचे हुए हैं, जैसे कि अभी क्रस्ट, मेंटल, कोर, थोड़ा डीप में जानेंगे। इस प्रकार से आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम यस वेव को भी जानेंगे तथा जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको कवर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को टोटल पाने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम पूरे चैप्टर को जो है वो समराइज करते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट को बताते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।